जैसा मैंने कल भी बताया था आपको कि क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पैतृक जीव के समान नए जीव उत्पन्न किए जाते हैं जिन्हें हम क्लोन कहते हैं। ये जो जीव हैं वो अपने जनकों से संरचनात्मक रूप से यानी कि शारीरिक रूप से और आनुवंशिकीय रूप से दोनों रूपों से समानता दर्शाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्लोन कहते हैं। पादपों के अंदर क्लोन बनाने के लिए ऊतक संवर्धन मेथड का उपयोग किया जाता है और जंतुओं में क्लोन बनाने के लिए सामान्यतः नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब नाभिकीय का मतलब होता है केंद्रक, यानी कि केंद्रक का क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है और हम क्लोन प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है कि वांछित कोशिका का जो केंद्रक होता है जिसका हम क्लोन बनाना चाहते हैं, उस वांछित कोशिका के केंद्रक को हम केंद्रक रहित अंडाणु में प्रवेश करा देते हैं। वांछित सेल हो गई, ये कोई वांछित सेल है, ये वांछित सेल हो गई आपके सामने, इसका हम क्लोन तैयार कर रहे हैं। इसके केंद्रक और एक कौन सी हो जाएगी, केंद्रक रहित, ये अंडाणु हो गया सब, अंड सेल हो गई। ठीक, अब वांछित सेल के केंद्रक को उठाएंगे हम, इस केंद्रक को लेकर इसके अंदर प्रविष्ट करा देंगे। जब इसके अंदर प्रविष्ट हो जाएगा ये, तो हमारे पास अब पूर्ण विकसित अंडाणु हो गया। पूर्ण विकसित अंडाणु, इस अंडाणु को मादा के गर्भाशय में, सीधी सी बात है, मादा के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है और फिर उससे क्लोन प्राप्त कर लिया। जो भी जीव प्राप्त होगा, यह जीव इस वांछित कोशिका से, इस वांछित कोशिका के आकारीय और आनुवंशिकीय दोनों रूप से समान प्राप्त होता है। इसे हम क्लोन कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। अब इसी चैप्टर में आगे इसके अलावा जीवी गुर्दन नामक वैज्ञानिक था, जीवी गुर्दन नामक वैज्ञानिक, इसने क्या किया, मेंढक का जो अनिषेचित अंडा था, मेंढक का अनिषेचित अंडा, फर्टिलाइज नहीं था, ये अनिषेचित अंडा था, अंडाणु, इसके अंदर इसके जो केंद्रक है इसको उसने नष्ट कर दिया। केंद्रक को क्या कर दिया, नष्ट। जीवी गुर्दन जो नामक वैज्ञानिक था उसने इनकी क्लोन बनाने और उसने मेंढक के जो अनिषेचित अंडा है उस अंडाणु के केंद्रक को नष्ट कर दिया था। अब नष्ट कर दिया, अब इस केंद्रक की जगह उसने टैडपोल के आंतरिक उपकला जो एपिथेलियम जो ऊतक होता है उसकी कोशिका का जो केंद्रक था, इसके केंद्रक को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। जिससे देखो बेटा, सबसे पहले जीवी गुर्दन ने मेंढक के अनिषेचित अंडाणु से केंद्रक को नष्ट कर दिया था। जब केंद्रक नष्ट हो गया, अब उसने क्या किया कि जो टैडपोल की जो आंतरिक उपकला कोशिका है उसको केंद्रक को ले, तो बेटा यहाँ क्लोन किसका बनेगा, टैडपोल का बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केंद्रक कौन डोनेट कर रहा है, यानी टैडपोल, ये ग्राही है, ये दाता है। तो टैडपोल का जो ये केंद्रक है इसको इसके अंदर ट्रांसफर करा दिया, तो
तो टैडपोल के अनेक क्लोन प्राप्त हुए। इसी तकनीक को हम क्लोनिंग कहते हैं। एक बात फिर सुनो बेटा, क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव के यानी पैतृक जीव के समान अनेक जीव उत्पन्न किए जाते हैं जिन्हें हम क्लोन कहते हैं। ये जो नए जीव जो बनेंगे ये सभी के सभी जीव अपने पैतृक यानी कि जनकों के आनुवंशिकीय और आकारकीय रूप से समानता दर्शाते हैं। अब पादपों के अंदर क्लोनिंग के लिए ऊतक संवर्धन जो तकनीक है उसका उपयोग किया जाता है। जंतुओं में नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय यानी कि केंद्रक है, वांछित कोशिका के केंद्रक को निकालेंगे, केंद्रक रहित अन्य कोशिका में प्रविष्ट कराएंगे। अंडाणु कैसा हो गया? पूर्ण विकसित। इसे मानव के गर्भाशय में ट्रांसफर करा देंगे और जो नया जीव बनेगा वो उसका क्लोन होगा किसका? वांछित कोशिका का। ऐसे ही जैविक गुणधर्म ने मेढक का अनिषेचित अंडाणु के केंद्रक को नष्ट कर दिया। सब केंद्रक नष्ट हो गया, उसके स्थान पर टैडपोल की जो आंतरिक उपकला कोशिका है उसके केंद्रक को इसके अंदर प्रविष्ट करा दिया, जिससे टैडपोल के नए नए क्लोन प्राप्त हो गए। इसके बाद क्लोनिंग के प्रकार, कल भी मैंने आपको बता चुका हूं यहां तक क्लोनिंग के प्रकार। देखिए बेटा, क्लोनिंग के प्रकार, क्लोनिंग के बेटा मुख्यतः 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। सबसे पहला है आपका जीन क्लोनिंग। सबसे पहले है आपका जीन क्लोनिंग। इसमें जीन की क्लोनिंग की जाती है। इसमें किसकी क्लोनिंग की जाएगी? जीन की। किसकी? जीन की। जो कारक है, जो लक्षणों को निर्धारण करने वाली जो इकाई थी, उस जीन की यहां पर क्लोनिंग की जाती है, जिसके लिए, इसके क्लोन के लिए यहां पीसीआर तकनीक या तो पीसीआर का उपयोग करेंगे या क्लोनिंग वाहक का उपयोग किया जाता है। क्लोनिंग वाहक का उपयोग किया जाता है। जीन क्लोनिंग की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें जीन की क्लोनिंग की जाती है और इसकी क्लोनिंग के लिए या तो पीसीआर तकनीक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या क्लोनिंग वाहक का उपयोग किया जाता है। दूसरा है बेटा आपके सामने जीव क्लोनिंग। जीव क्लोनिंग देखो, जीन क्लोनिंग में जीन की क्लोनिंग की जा रही है। यहां संपूर्ण जीव की, इसमें संपूर्ण जीव की क्लोनिंग की जाती है। संपूर्ण जीव की क्लोनिंग की जाती है। देखिए बेटा, संपूर्ण जीव की क्लोनिंग की जाती है। किस तरह से की जाती है? इसके निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है बेटा भ्रूण क्लोनिंग। कल भी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं, पिछली जो क्लास थी। भ्रूण क्लोनिंग यानी कि ब्लास्टोसिस्ट सेल्स को पृथक करके, इसमें बेटा ब्लास्टोसिस्ट जो सेल्स हैं उनको अलग किया जाएगा और उनको अलग करके अगर परिवर्धित किया जाए, पृथक करके परिवर्धित किया जाए, परिवर्धित किया जाए तो प्रत्येक सेल से एक नया भ्रूण बनता है। प्रत्येक सेल से एक नया भ्रूण बनेगा और जितने भी भ्रूण बनेंगे वो सभी भ्रूण एक दूसरे के क्लोन होंगे। क्या होंगे?
पृथक करके यदि परिवर्तित किया जाए तो प्रत्येक सेल से जो भ्रूण बनेगा वो सभी भ्रूण एक दूसरे के क्लोन होंगे, अर्थात एक दूसरे के शारीरिक और आनुवंशिकी दोनों रूप से समान होंगे। इसे हम भ्रूण क्लोनिंग कहते हैं। या दूसरा, ये पहला भ्रूण क्लोनिंग हो गया। दूसरा है बेटा केंद्रक प्रतिरोपण। केंद्रक प्रतिरोपण, देखिएगा केंद्रक प्रतिरोपण की बात करते हैं हम, तो देखो इसमें जो क्लोन बनाया जाएगा वो बिना निषेचन के प्राप्त होगा। या जैसे लिख देंगे बेटा, इसमें क्लोन बिना निषेचन के, इसमें क्लोन बिना निषेचन के प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसमें क्लोन बिना निषेचन के प्राप्त किया जाता है। अब कैसे किया जाएगा कि जो वांछित सेल्स है, वांछित सेल इसके केंद्रक के द्वारा, देखो बेटा इसमें जो क्लोन है वो बिना निषेचन के प्राप्त किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, इसमें मादा का जो अंडकोशिका है, मादा के अंडकोशिका की केंद्रक को, ये अंडकोशिका इसका केंद्रक है, ये वांछित सेल है इसका केंद्रक है, तो मादा के अंडकोशिका के केंद्रक को वांछित सेल के केंद्रक के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। देखो बेटा यह विधि का नाम है केंद्रक प्रतिरूपण। क्या नाम है, केंद्रक प्रतिरूपण। तो इसमें जो क्लोन है वो बिना फर्टिलाइजेशन के हम प्राप्त करेंगे, बिना निषेचन के प्राप्त करेंगे। और कैसे करेंगे कि इसमें जो मादा की जो अंडकोशिका है या अंडाणु कह लो सीधे, उसके केंद्रक को वांछित सेल्स के केंद्रक के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिससे जो भ्रूण और वयस्क जो बनेंगे वो दोनों के दोनों वांछित जिस कोशिका से हमने केंद्रक लिया है उस केंद्रक के या उस कोशिका के क्लोन प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया बेटा। पहला था आपका भ्रूण क्लोनिंग, ब्लास्टोसिस्ट सेल्स को पृथक करके अगर परिवर्तित किया जाए, ब्लास्टोसिस्ट सेल्स को पृथक करके यदि परिवर्तित किया जाए तो प्रत्येक सेल से एक नया भ्रूण बनता है और जितने भी भ्रूण बनेंगे वो एक दूसरे के क्लोन होते हैं। इसे हम भ्रूण क्लोनिंग कहते हैं। दूसरी विधि थी बेटा आपकी केंद्रक प्रतिरोपण। इसमें जो क्लोन है वो बिना निषेचन के प्राप्त किया जाता है। इसमें जो क्लोन है वो बिना निषेचन के प्राप्त किया जाता है। इसमें मादा के अंडकोशिका के केंद्रक को वांछित कोशिका के केंद्रक द्वारा, वांछित कोशिका के केंद्रक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब यहां जो प्रतिस्थापित हो जाएगा तो जो अब भ्रूण बनेगा और जो भ्रूण बनेगा और जो भी वयस्क बनेगा वो दोनों के दोनों क्या होंगे, उस वांछित जिस कोशिका से केंद्रक लिया गया है उसके क्लोन प्राप्त होते हैं। यह तीसरी विधि और है होनोलॉजी, जीव क्लोनिंग की विधि है ये। देखिए बेटा, जीव क्लोनिंग की विधि है होनोलॉजी। तीसरी सी, होनोलॉजी। होनोलॉजी विधि, इस तकनीक, देखो बेटा सबसे पहले तो बात ये आनी चाहिए कि इस तकनीक का विकास या इस तकनीक को किस वैज्ञानिक ने विकसित किया।
सबसे पहली बात ये आनी चाहिए हमारे समझ में कि इस तकनीक को किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था। देखो बेटा, यह तकनीक या इस तकनीक को इस तकनीक को इस तकनीक का विकास देखो बेटा, हवाई यूनिवर्सिटी थी। कौन सी थी? हवाई विश्वविद्यालय। हवाई विश्वविद्यालय ये यूनिवर्सिटी का नाम है। इस यूनिवर्सिटी में, हवाई में यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में एक वैज्ञानिक था बेटा, तेरुहिको वाकायामा। इस वैज्ञानिक ने 1998 में किया। इस तकनीक का जो विकास था वो हवाई विश्वविद्यालय में तेरुहिको वाकायामा ने 1998 में विकसित किया था। देखिए बेटा, इस तकनीक में क्या होता है, दो सेल्स है बेटा। एक तो दाता सेल होती है इसमें, कौन सी? दाता सेल होती है। एक ग्राही सेल होती है। कौन सी होती है? ग्राही सेल। दो सेल है बेटा इसमें, एक तो दाता सेल है और एक आपके सामने ग्राही सेल है। अब देखो, इन दाता सेल्स और ग्राही सेल्स, इन दोनों का संयोजन नहीं कराया जाएगा। ध्यान से सुनो बेटा, इस तकनीक का जो विकास था वो हवाई विश्वविद्यालय में तेरुहिको वाकायामा ने 1998 में किया। यानी कि इस तकनीक को विकसित इन्होंने किया था। कैसे किया था कि इन्होंने दाता कोशिका और ग्राही कोशिका, दाता कोशिका और ग्राही कोशिका के मध्य संयोजन नहीं कराया, बल्कि क्या कराया कि जो दाता कोशिका है, इस दाता कोशिका के केंद्रक को लेकर, दाता कोशिका के केंद्रक को लेकर किसमें? अब ग्राही कोशिका के मध्य क्या करेंगे हम? संयोजन तो नहीं करा रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं? दाता कोशिका के केंद्रक को लेकर और जो अंड कोशिका है उसके अंदर प्रविष्ट करा देते हैं। और इस तकनीक से जो सबसे पहले जो प्रमाण प्राप्त हुआ था वो हुआ था क्यूमुलस। यह नाम यानी चुहिया थी। क्या थी? यानी कि चुहिया। इस चुहिया को प्राप्त किया था। कौन सी तकनीक से? होनोरोल तकनीक से। इस तकनीक, ध्यान से समझो बेटा, इस तकनीक का जो विकास था वो हवाई विश्वविद्यालय में, यानी कि हवाई यूनिवर्सिटी का नाम था, तेरुहिको वाकायामा ने 1998 में विकसित किया था। इन्होंने क्या किया बेटा कि इसमें दाता कोशिका और ग्राही कोशिका, इन दोनों के मध्य में संयोजन नहीं कराया जाता है, बल्कि दाता कोशिका के केंद्र को लेकर अंड कोशिका के अंदर प्रविष्ट करा दिया जाता है। और इस तकनीक से सबसे पहले क्यूमुलस नामक जो चुहिया थी उसका क्लोन प्राप्त किया था। क्यूमुलस है, क्यूमुलस एक चुहिया थी जिसका क्लोन बनाया गया था। और इसका क्लोन 3 पीढ़ियों तक, अब तक 3 पीढ़ियों तक इनका क्लोन प्राप्त किया था। ठीक, 3। देखो बेटा, क्लोनिंग के प्रकार 2 थे, एक तो जीन क्लोनिंग था और एक जीव क्लोनिंग था। जीन क्लोनिंग में हमने जीन की क्लोनिंग कराई और जीव में संपूर्ण जीव की कराई। संपूर्ण जीव की क्लोनिंग के 3 प्रकार थे या 3 विधियां थी। पहला था ब्रॉड क्लोनिंग, उसमें ब्लास्टोमिया जो सेल्स है
पृथक करके परिवर्तित करके भ्रूण बनाए जाते थे जो कि क्लोन होते थे। केंद्रक प्रतिरूपण बिना निषेचन के, उसमें क्या मादा के अंडा के केंद्रक को निकालकर और यानी उसको दाता जो वांछित जो सेल है उसके केंद्रक के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तीसरा होमोलोग तकनीक थी आपके सामने। अब अगला टॉपिक है क्लोनिंग के अनुप्रयोग। क्लोनिंग के अनुप्रयोग, तो क्लोनिंग के अनुप्रयोगों की हम बात करें। क्लोनिंग के अनुप्रयोग, क्लोनिंग के अनुप्रयोग, अनुप्रयोगों में सबसे पहली चीज बेटा आप ध्यान से सुनो कि अंग प्रत्यारोपण करते समय, अंग प्रत्यारोपित अंगों का जब प्रत्यारोपण होता है, अंग जब कोई खराब हो जाता है और दूसरा अंग जब लगाया जाता है तो उसे हम अंग प्रत्यारोपित कहते हैं। अंग प्रत्यारोपित के समय अनेक अंगों का निर्माण किया जाता है, अनेक अंगों का निर्माण कर लिया जाता है जिन्हें हम चिकित्सकीय क्लोनिंग कहते हैं। अंगों का जब किसी भी एक्सीडेंट है, दुर्घटना या कोई बीमारी के कारण कोई अंग खराब हो जाता है तो अंगों का ट्रांसप्लांट यानी कि प्रत्यारोपण किया जाता है। तो अंग प्रत्यारोपण के समय अनेक अंगों का निर्माण कर लिया जाता है जिसे हम चिकित्सकीय क्लोनिंग कहते हैं। दूसरी चीज यहां आएगी बेटा कि क्लोनिंग के द्वारा अनेक ट्रांसजेनिक जंतु प्राप्त किए जाते हैं। ट्रांसजेनिक जंतु प्राप्त या बनाए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। अब ट्रांसजेनिक जंतु का मतलब क्या है बेटा? यानी कि अच्छे गुणों को प्रविष्ट कराना। वही तकनीक है बेटा, वांछित सेल से जिसका हम परिवर्तन चाह रहे हैं, जिस गुण को हम समाहित करना चाह रहे हैं, उस वांछित कोशिका के केंद्रक को लेकर हम केंद्रक रहित जो अंड कोशिका है उसके अंदर प्रविष्ट करा देते हैं और फिर उसे हम मादा के गर्भाशय में ट्रांसफर करा देते हैं। तो जो जंतु प्राप्त होगा उसे हम ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक जंतु। अब ट्रांसजेनिक जंतु क्यों बनाए जाते हैं? देखो बेटा, ऊन प्राप्त करने के लिए, मांस प्राप्त करने के लिए, दूध प्राप्त करने के लिए, या कोई शारीरिक रूप से श्रम वाला कोई जंतु अगर प्राप्त करेंगे हम, तो उन सब जंतुओं को हम ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। तीसरा बेटा, आनुवांशिक रोगों के उपचार में, आनुवांशिक रोगों के उपचार में, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो बेटा देखो, जो फसल होती है यानी कि फसल की विशेषता होनी चाहिए बेटा सहनशील, कीट प्रतिरोधी, कीट नहीं लगना चाहिए उसमें आसानी से, अधिक उत्पादन, ये अगर सारी विशेषता किसी फसल में है तो ऐसी फसल को भी क्लोनिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्लोनिंग के अनुप्रयोगों में 4 पॉइंट पढ़े हमने कि सबसे पहली बात क्या है कि अंग प्रत्यारोपण के समय अंगों का जब ट्रांसफर किया जाता है तो उस समय अनेक अंगों का निर्माण किया जाता है जिसे चिकित्सकीय क्लोनिंग कहते हैं। दूसरी चीज है बेटा कि क्लोनिंग के द्वारा ट्रांसजेनिक जंतु प्राप्त किए जाते हैं। ट्रांसजेनिक जंतु जिनसे हमें अधिक ऊन, अधिक मांस, अधिक दूध प्राप्त होता है। आनुवांशिक रोगों के उपचार में, और जो चौथा पॉइंट है वो है बेटा
जीनोम ह्यूमन जीनोम परियोजना। ध्यान से समझना बेटा, ये जो टॉपिक है आपका थ्योरेटिकल है, यानी कि कोई डायग्राम या ऐसी कोई भी चीज नहीं है, और इसमें आंकड़े हैं। क्या है? आंकड़े। और उन आंकड़ों को हमें याद करना है। एचजीपी से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड की क्लास में आ चुके हैं। अब एचजीपी के बारे में हम अध्ययन करें तो एचजीपी का पूरा नाम हमने पढ़ लिया, ह्यूमन जीनोम परियोजना। एचजीपी ह्यूमन जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम परियोजना की बात करें तो ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य, ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य मानव जीनोम में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम ज्ञात करना हो, उसे एचजीपी कहते हैं। सुनिए बेटा ध्यान से, ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य मानव जीनोम में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम ज्ञात करना हो, उसे ह्यूमन जीनोम परियोजना कहते हैं। ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य मानव जीनोम में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम ज्ञात करना हो, उसे एचजीपी कहते हैं। एचजीपी के द्वारा मानव जीनोम से संबंधित अनेक जानकारियां प्राप्त होती हैं। जब हम मानव के जीनोम का, अर्थात जो उसमें नाइट्रोजन क्षारक हैं, उनका अनुक्रम ज्ञात करते हैं तो उस समय अनेक जानकारियां प्राप्त होती हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहली चीज देखो बेटा, यहां हम इसकी जो जानकारियां प्राप्त हुई उन जानकारियों के बारे में अध्ययन करें। देखो बेटा, यह परियोजना, सबसे पहली बात, यह परियोजना एक महापरियोजना है। कैसी है? महापरियोजना, बड़ी परियोजना। क्यों है वो सुनिए। यह परियोजना 1990 में शुरू हुई, में आरंभ हुई और 2003 तक चली। ठीक है बेटा, यह जो परियोजना है कौन सी? एचजीपी, यानी कि जो मानव जीनोम में नाइट्रोजन जो क्षारक थे उनका जो अनुक्रम ज्ञात किया गया था वो एचजीपी के द्वारा किया गया था। ये जो परियोजना थी ये 1990 में प्रारंभ हुई और 2003 तक चली थी, अर्थात 13 वर्ष तक। कितने? 13 वर्ष की अवधि थी इसकी। किसकी? एचजीपी की। दूसरी चीज, इस परियोजना का सहयोग, इस परियोजना का सहयोग अमेरिका के, इस परियोजना का सहयोग अमेरिका के ऊर्जा संस्थान एवं, इस परियोजना का सहयोग अमेरिका के ऊर्जा संस्थान एवं
राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ने किया। संस्थान ने किया। इस परियोजना का सहयोग अमेरिका के ऊर्जा संस्थान एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ने किया। अगली जानकारी लीजिए बेटा। एचजीपी को ह्यूमन जीनोम परियोजना को यूके यूनाइटेड किंगडम यूके के वेलकम बैक ने सर्वप्रथम सहयोग किया। इसके बाद जापान, जापान ने किया, यानी जर्मनी ने किया, फ्रांस ने भी किया था, चीन ने भी किया था। तो आदि इन सब देशों ने फिर इसका सहयोग किया था। देखो बेटा, हम एचजीपी जो नाइट्रोजन क्षारकों का जो अनुक्रम ज्ञात किया था, वो जो परियोजना थी, उस परियोजना से हमें निम्न जानकारी प्राप्त हुई। जैसे सबसे पहली परियोजना है आपके सामने कि यह परियोजना 1990 में स्टार्ट हुई और 2003 तक चली। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह परियोजना 13 वर्ष तक चली थी। इस परियोजना का जो सहयोग था वो अमेरिका के ऊर्जा संस्थान एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ने किया था। तीसरा पॉइंट, एचजीपी को यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के वेलकम बैक ने सर्वप्रथम सहयोग किया। इसके बाद जापान, जर्मन, फ्रांस एवं चीन ने भी सहयोग किया था। चौथा जो पॉइंट आएगा बेटा, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें उनको पढ़ेंगे कि मानव का जो जीनोम है, उसके अंदर लगभग 3.3 इंटू 10 की घात 9 नाइट्रोजन क्षारक यौगिक पाए जाते हैं मानव जीनोम में। चौथा पॉइंट, मानव जीनोम में लगभग 3.3 इंटू 10 की घात 9 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। कितने बेटा? 3.3 इंटू 10 की घात 9 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। अब सुनो बेटा, सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी वो पढ़ी कि 1990 में प्रारंभ हुई, 2003 में खत्म हो गई, लगभग 13 वर्ष तक। इस जो परियोजना है, इस परियोजना को सहयोग जो था वो अमेरिका के ऊर्जा संस्थान एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ने किया था। एनजीपी को यूनाइटेड किंगडम का वेलकम बैक ने सहयोग किया सबसे पहले। इसके बाद जापान भी आया देश सामने, फ्रांस भी आया, चीन भी आई और जर्मन देशों ने भी इसका सहयोग किया था। अब अनुक्रम ज्ञात करते समय पता चला कि मानव जीनोम के अंदर लगभग 3.3 इंटू 10 की घात 9 3.3 इंटू 10 की घात 9 क्षारक यौगिक पाए जाते हैं। पांचवा पॉइंट बेटा ध्यान से सुनना, यदि एक नाइट्रोजन क्षारक यौगिक का अनुक्रम ज्ञात करने में, ध्यान से सुनो बेटा, थ्योरेटिकल चीज है। यदि
क्षारक यौगों का अनुक्रम ज्ञात करने में 3 अमेरिकी डॉलर खर्च होने का अनुमान है। 3 अमेरिकी डॉलर खर्च होने का अनुमान है। यानी कि एक नाइट्रोजन क्षारक यौगों का अनुक्रम जो ज्ञात करेंगे हम, उस अनुक्रम को ज्ञात करने में 3 अमेरिकी डॉलर खर्च होते हैं। तो टोटल सभी क्षारक यौग में कितने हैं? 3.3 × 10⁹ तो सभी, अगर हम क्षारक यौग का अनुक्रम ज्ञात करें तो उसमें 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। ठीक है बेटा, यदि एक नाइट्रोजन क्षारक का अनुक्रम ज्ञात करने में 3 अमेरिकी डॉलर खर्च होता है, एक का, किसका बेटा? एक का। तो टोटल कितने हमारे पास? 3.3 × 10⁹ तो लगभग 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होंगे। अगला पॉइंट, जब हमने अनुक्रम ज्ञात कर लिया, अब इस अनुक्रम को किसी किताब में रखेंगे नहीं रखेंगे? क्यों? संग्रहित करना पड़ेगा आगे जानकारी के लिए। तो यदि ज्ञात अनुक्रम को यदि 1000 पृष्ठ वाली पुस्तक में लिखा जाए, ध्यान से सुनना बेटा, ज्ञात अनुक्रम को यदि 1000 पृष्ठ वाली पुस्तक में लिखा जाए, जो भी हमने ज्ञात, क्योंकि अब हमारे पास खर्च हो गया पैसा, अनुक्रम ज्ञात कर लिया हमने। अब अनुक्रम ज्ञात कर लिया तो ज्ञात अनुक्रम को यदि 1000 पृष्ठ वाली पुस्तक में लिखा जाए, अब सुनो कंडीशन क्या है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ में 1000 शब्द या अक्षर, 1000 अक्षर हो, तो पूरे अनुक्रम यानी पूरे जो नाइट्रोजन क्षारक हैं उनके अनुक्रम को लिखने के लिए लगभग 3300 किताबों की आवश्यकता हुई। कितनी किताबों को? 3300 किताब चाहिए जब कंप्लीट नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम को ज्ञात किया जा सकता है। अब चूंकि यह परियोजना 13 वर्ष तक चली थी, इसलिए हम इसे महापरियोजना कहते हैं। इन सभी आंकड़ों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये परियोजना एक महापरियोजना है। सुनो बेटा, दोबारा से आपको समझा देता हूं पूरी चीज कि HGP क्या है। ऐसी परियोजना, HGP की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य मानव जीनोम में उपस्थित सभी नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम को ज्ञात करना था। ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य मानव जीनोम में स्थित सभी नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम ज्ञात करना था, उसे हम HGP कहते हैं। अब HGP से मानव जीनोम के बारे में अनेक जानकारियां प्राप्त हुई। सबसे पहली जानकारी कौन सी थी कि यह जो परियोजना थी 1990 में स्टार्ट हुई और 2003 में खत्म हो गई, अर्थात 13 वर्ष तक ये परियोजना चली थी। अब इस परियोजना को सबसे पहले अमेरिकी के जो ऊर्जा संस्थान थी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो संस्थान था, उस संस्थान ने इसका सहयोग किया था।
किया था कि हम भी चाहते हैं भाई मानव जीनोम में जो नाइट्रोजन क्षारक हैं उनका अनुक्रम ज्ञात करना है। अब अनुक्रम का मतलब है बेटा डीएनए खंड में कितने जीन पाए जाते हैं या कितने लक्षणों का निर्धारण किया जाता है, ये सब जानकारी अनुक्रम कहलाता है। अब अगली बात पढ़े हैं कि मानव का जो जीनोम है, अब जीनोम समझ में नहीं आ रहा, एवरेज जो गुणसूत्र का जो समुच्चय होता है उसको जीनोम कहते हैं। एवरेज गुणसूत्र जो समुच्चय है उसको हम जीनोम कहते हैं। एन जो अवस्था पाई जाती है। अगला पॉइंट इसमें आता है बेटा कि मानव जीनोम में लगभग 3.3 इंटू 10 की घात 9 कितने 3.3 इंटू 10 की घात 9 क्षारक यौगिक पाए जाते हैं। अब ये इन सब क्षारक यौगिकों का हमें अनुक्रम ज्ञात करना है। यदि एक नाइट्रोजन क्षारक यौगिक का अनुक्रम हम जब ज्ञात करते हैं तो उसमें लगभग $3 का खर्चा आता है। तो पूरे सभी जो नाइट्रोजन क्षारक हैं उनका अगर हम अनुक्रम ज्ञात करेंगे तो उसमें लगभग 9 मिलियन कितने 9 मिलियन अमेरिकी डॉलरों की आवश्यकता हुई। एक नाइट्रोजन क्षारक का अनुक्रम ज्ञात करेंगे तो कितने 3 अमेरिकी डॉलर खर्च हुए, तो पूरे को $9 मिलियन खर्च हुए। अगला अब जो अनुक्रम हमने ज्ञात किया उस अनुक्रम को यदि 1000 पृष्ठ वाली पुस्तक, एक कोई किताब है उस किताब में 1000 पृष्ठ हैं, अगर उस 1000 पृष्ठ वाली पुस्तक में इस अनुक्रम को लिखा जाए, अब कंडीशन क्या है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर 1000 अक्षर हो, तो सभी नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम को ज्ञात करके लिखने के लिए संग्रहित करने के लिए लगभग 3300 पुस्तकों की आवश्यकता हुई। अर्थात इन सभी के आधार पर हम कह सकते हैं, इन सब जो चीज है इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि HGP एक महापरियोजना थी। ठीक है बेटा, इसके बाद जो टॉपिक है आपका वो है HGP के उद्देश्य। साथ के साथ इसको याद रखना होगा कि HGP के उद्देश्य क्यों चलाया हमने, HGP परियोजना को क्यों चलाया हमने, HGP के उद्देश्य, HGP के उद्देश्य देखिए बेटा, उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहले मानव जीनोम में लगभग 25 से 30 हजार जो जीन पाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। मानव उद्देश्य की बात करें, मानव के डीएनए में, मानव के डीएनए में पाए जाने वाले लगभग 25 से 30 हजार जीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, तो पहला उद्देश्य क्या हो गया बेटा हमारा कि मानव के जो डीएनए है उस डीएनए में लगभग 25 से 30 हजार जीन पाए जाते हैं, उन जीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य, मानव के डीएनए में लगभग 3.3 इंटू 10 की घात 9 नाइट्रोजन क्षारक युग्म पाए जाते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है बेटा,
बारे में जानकारी प्राप्त करना। दूसरा, मानव के डीएनए में लगभग 3.3 इंटू 10 की घात 9 क्षारक यौगिक पाए जाते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तीसरी चीज बेटा, अब इनका अनुक्रम ज्ञात करना है हमें, इनका अनुक्रम प्राप्त करना है। जानकारी हो गई, अनुक्रम प्राप्त कर लिया, अनुक्रम प्राप्त कर लिया सार्वभौम ने। अब जब अनुक्रम प्राप्त कर लेंगे तो इनका आंकड़ा भी तो होगा, उन आंकड़े को संग्रहित करके सुरक्षित रखना। यह लिखना बेटा, प्राप्त ज्ञात अनुक्रम से, ज्ञात अनुक्रम से, अनुक्रम ज्ञात कर लिया हमने नाइट्रोजन क्षारकों का, तो ज्ञात अनुक्रम से प्राप्त आंकड़ों को संग्रहित, प्राप्त आंकड़ों को संग्रहित करके सुरक्षित करना, संग्रहित करके सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना। ठीक है बेटा, चौथा पॉइंट सुनिए आप। तीसरा हो गया जो अनुक्रम जो ग्राफ किया हमने, जो ज्ञात कर लिया हमने कि डीएनए का अनुक्रम क्या है, उससे जो आंकड़े प्राप्त होंगे उनको संग्रहित करेंगे और संग्रहित करके उन्हें सुरक्षित रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि आगे भी अगर हमें आवश्यकता हुई इनके अध्ययन की तो आसानी से हो जाए। अब आंकड़े संग्रहित कर लिए, तो अब इन आंकड़ों का जो विश्लेषण है, आंकड़ों के विश्लेषण के लिए, नई तकनीकों का विकास करना, नई तकनीकों का विकास करना, नई तकनीकों का विकास करना। इसके बाद एचजीपी के द्वारा उठने वाले नैतिक और सामाजिक मुद्दों के बारे में, उठने वाले नैतिक और सामाजिक मुद्दों के बारे में विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, एचजीपी के उद्देश्य पहले हमने विषय को पढ़ी थी, क्या क्या जानकारी मिली थी। अब हमको इनके बारे में, उद्देश्यों के बारे में पढ़ना है। ध्यान से सुनो बेटा, एचजीपी बहुत अच्छा टॉपिक है, बोर्ड में आता भी है। एचजीपी क्या है? एचजीपी का उद्देश्य देखिए, एचजीपी की जो क्रियाविधि है उसको समझाइए, एचजीपी की विशेषताएं क्या हैं उनको लिखिए। तो एचजीपी से बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन आता है। तो एचजीपी का मतलब हमें पता ही चल गया कि ऐसी परियोजना जिसके द्वारा मानव जीनोम में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम ज्ञात किया जाता है, उसे हम एचजीपी कहते हैं। अब उद्देश्यों के बारे में बात करें तो मानव का जो डीएनए है, उस डीएनए में लगभग 25 से 30 हजार जीन पाए जाते हैं। उन जीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारा पहला उद्देश्य है। या एचजीपी का जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि मानव का जो जीनोम है, जो डीएनए है, उस डीएनए में लगभग 25 से 30 हजार जीन पाए जा रहे हैं। उन जीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। दूसरी चीज, मानव के डीएनए में लगभग 3.3 इंटू 10 की घात 9, 3.3 इंटू 10 की घात 9 नाइट्रोजन क्षारक यौगिक पाए जाते हैं। इन सब का अनुक्रम ज्ञात करना। देखो बेटा, पहले की डेफिनेशन में भी यही है, ऐसी परियोजना जिसके द्वारा मानव जीनोम में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम ज्ञात किया जाता है, उसे हम एचजीपी कहते हैं। तो यहां अनुक्रम ज्ञात करना है,
तीसरा जो अनुक्रम प्राप्त होगा उससे आंकड़े जो उनको संग्रहित करके सुरक्षित करना, ताकि भविष्य में अगर हमें अनुक्रम ज्ञात करना पड़े तो उसका अध्ययन कर सकें। आंकड़ों का जो विश्लेषण होगा उसके लिए नई नई तकनीकों की आवश्यकता होगी, तो उनके बारे में विकास करना है, तकनीकों का विकास करना। और एनजीबी के द्वारा जो नैतिक और सामाजिक मुद्दे उठेंगे उनके बारे में विचार विमर्श करना। आगे की क्लास नेक्स्ट अगले दिन